सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस लवर्स। इस वीडियो में हम रिवाइज करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 जो है लाइफ प्रोसेसेस। इस चैप्टर को हम रिवाइज करेंगे कम्प्लीटली हमारे हैंड रिटन नोट्स के साथ। इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। वो है प्रोसेस, जो लाइफ प्रोसेस होते हैं उनकी जो डेफिनेशन है वो क्या होती है। इसमें हम देखेंगे कि जो लाइफ प्रोसेस होते हैं ये ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिनकी वजह से जो हमारी बॉडी है वो अलाइव रहती है, वो मेंटेन रहती है। द प्रोसेस इन आवर बॉडी विच टुगेदर मेंटेन्स आवर बॉडी टू कीप अस अलाइव आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। ओके, इसके 4 पार्ट्स हैं: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन होता है बेसिकली हम खाने को खाते हैं वो, और रेस्पिरेशन होता है जो हमने जो खाना खाया है उसमें से जो एनर्जी लेते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन होता है जो हम एनर्जी लेते हैं खाने में से उसको हर एक बॉडी के सेल तक ट्रांसपोर्ट करना। और चौथा वो कि जो जैसे हमने वो एनर्जी बनाई उस बनाने के प्रोसेस में हमारे कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी जनरेट होंगे, तो वो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको बाहर फेंकना वो हो गया एक्सक्रीशन। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के साथ। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम जो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है उसे हम आउटसाइड द बॉडी से इनसाइड ऑफ बॉडी लेते हैं। यानी कि जो हम सोर्स ऑफ एनर्जी है वो हमारा खाना है, और जब हम खाने को बाहर से अंदर लेते हैं यानी कि जो हम खाने को खाते हैं उसी को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। यानी कि खाने को जो खाना है, खाने को खाने का ही हम न्यूट्रिशन प्रोसेस बोलते हैं। इसमें 2 टाइप के न्यूट्रिशन है, एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वे जो होते हैं एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें जो प्लांट है वो खुद ही खाना बनाता है और खुद ही खाता है। ऐसे वो किचन वाला खाना बनाने की बात नहीं की यहाँ पे बिल्कुल सिंपल रॉ मटेरियल से ग्लूकोज के बनाने की बात की गई है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो सब्सटेंसेस को एक स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अपनाते हैं। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म हमें देखने को मिलेगी अगर हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो, वो है ग्लाइकोजन, एनर्जी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज़ इन आवर बॉडी। यानी कि जो हमारी एनर्जी है वो फ्यूचर यूज़ के लिए अगर हमने स्टोर कर ली किसी फॉर्म में तो वो फॉर्म होगा ग्लाइकोजन। और हम यहाँ पे एक फोटोसिंथेसिस की एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ेंगे। ये हमने डेफिनेशन काफ़ी बार पढ़ चुके हैं और हमें ये डेफिनेशन याद भी होनी चाहिए। ये इक्वेशन CO2 + H2O। CO2 जो और H2O क्लोरोफिल और सनलाइट जो होते हैं ये रॉ मटेरियल होते हैं फोटोसिंथेसिस के। CO2 हमें मिलता है एयर से और H2O हमें मिलता है सॉइल से। क्लोरोफिल प्लांट में प्रेजेंट ही होता है और सनलाइट हमें मिलती है सन से। ये एक केमिकल रिएक्शन करते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। तो ये जो बेसिकली ये सभी सब्सटेंसेस मिलके केमिकली रिएक्ट करते हैं और ये बनाते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज को हम बोलते हैं C6H12O6, और ग्लूकोज को हम फूड भी बोल सकते हैं। साथ ही में ये ऑक्सीजन बनाते हैं जो कि एज अ वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है, और साथ में इनमें H2O का फॉर्मेशन भी होता है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें जो हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस करी हुई मिलेगी, लेकिन अगर आप इसे याद कर लेंगे इस इक्वेशन को तो भी आपके लिए काफ़ी होगा। फिर हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के इवेंट्स। इसमें जो पहले 2 इवेंट्स हैं वो लाइट इवेंट्स हैं और लास्ट का इवेंट डार्क इवेंट है। मतलब कि पहले 2 इवेंट में हमें सनलाइट की ज़रूरत होगी लेकिन लास्ट वाले में नहीं होगी। इसमें जो पहला इवेंट है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। जो हमारा जो क्लोरोफिल जो होता है वो क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को सबसे पहले एब्जॉर्ब करता है। ये सिंपल सा पहला इवेंट है। सनलाइट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, इसलिए उसका एब्जॉर्प्शन भी काफ़ी ज़रूरी है। इसमें हमारा सेकंड पॉइंट है वो है जो हम लाइट एनर्जी जो हम लेंगे
सन से उसका कोई यूज़ भी तो होगा। तो यहाँ पे हम लाइट एनर्जी को यूज़ करेंगे वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयन्स में ब्रेक करने के लिए। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयन से ही मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे बेसिकली एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा और जो वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयन्स में कन्वर्ट हो जाएगा यूजिंग लाइट एनर्जी। और इसमें तीसरा और आखिरी इवेंट है वो है रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ पे हमने रिडक्शन क्यों लिखा? अगर आपको साइंस का पहला चैप्टर याद हो तो रिडक्शन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें चाहे तो ऑक्सीजन की एडिशन होगी या फिर हाइड्रोजन की रिडक्शन होगी। रिडक्शन जो होता है उसमें हाइड्रोजन का एडिशन होता है और ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स का जो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसे हम ग्लूकोज भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मूला देखें वो है C6H12O6। यानी कि जो हमारा जो पहले CO2 था वो उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स थे, कार्बन और ऑक्सीजन। लेकिन जो हमारा जो CO2 है वो अब बन चुका है C6H12O6। यानी कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो चुका है। और जब भी कोई हाइड्रोजन ऐड होता है किसी एलिमेंट में, किसी कंपाउंड में, तो उसे हम बोलते हैं रिडक्शन। एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है स्टोमेटा का, कि जो स्टोमेटा है वो कैसे ओपन होता है, कैसे क्लोज होता है। काफ़ी सिंपल सा यहाँ पे एक पॉइंट है। जब कभी भी जो स्टोमेटा के गार्ड सेल्स होंगे, ये यहाँ पे 2 बीन शेप के स्ट्रक्चर्स होंगे, इनको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। जब कभी भी यहाँ पे ये जो गार्ड सेल्स हैं इनके अंदर वाटर फिल किया गया होगा, यानी कि ये बल्ज आउट हो जाएंगे, फिर इनके अंदर पानी भर जाएगा और फिर यहाँ पे जो स्टोमेटा है वो हमारा ओपन आउट हो जाएगा। और जब कभी भी इनमें से पानी निकल जाएगा और ये श्रिंक हो जाएंगे, फिर ये जो हमारा स्टोमेटा पोर है वो क्लोज हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे है, ये हमारा जो पोर है वो बिल्कुल क्लोज हो चुका है, थोड़ा बहुत तो रहता ही है। फिर हमारा जो अगला टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है वो है हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बिल्कुल उल्टा है। इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किसी और का खाना लेके उसे खाते हैं। हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के भी 3 पार्ट्स हैं। इसमें पहला पार्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है कि जब कभी भी कोई इंसान पूरे खाने को खाता है, यानी कि आधा आधा नहीं खाता या फिर उसके कोई एक पार्ट नहीं खाता, पूरे खाने को खाता है और उसको जो अपनी बॉडी में है उसके अंदर डाइजेस्ट करता है, यानी कि उस खाने को अपनी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन करता है, वो होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। और ये हम सभी ह्यूमंस में भी होता है। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है, यानी कि इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं और वो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फूड को आउटसाइड द बॉडी ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे कि हम इनसाइड द बॉडी ब्रेक डाउन करते हैं, लेकिन जो वो सेप्रोफाइट्स हैं वो आउटसाइड द बॉडी ब्रेक डाउन करते हैं। यहाँ पे जो हमारा हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन है इसका अगला टाइप है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एक ऐसा टाइप है जिसमें बेसिकली जो पैरासाइट्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कसकट्टा, इसको हिंदी में अमरबेल भी बोलते हैं, ये जो है वो किसी प्लांट को बिना उसे मारे उससे न्यूट्रिशन लेती है। यानी कि वो उसे मारेगी नहीं लेकिन फिर भी वो उससे अपना न्यूट्रिशन लेती रहेगी। इसे हम बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। यहाँ पे जो हमारा अगला पॉइंट है वो है डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। आप ये डायग्राम अच्छे से याद कर लीजिए, ये पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है और प्री बोर्ड में तो आता ही आता है ये। यहाँ पे NCERT में काफ़ी लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिख रखा है, लेकिन आपको वो इतना बड़ा पैराग्राफ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस हमारे नोट्स को फॉलो करते रहें और इनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आप भी अपने प्री बोर्ड की तैयारी कर सकें। तो यहाँ पे जो मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि कौन सी साइट पे कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है और वो कौन से एंजाइम से कैसे ब्रेक डाउन करता है फूड को। यहाँ पे पहले तो हम डाइजेशन का मतलब बता देते हैं। डाइजेशन लोग अक्सर बच्चे सोचते हैं कि ये होता है यानी कि ये जो होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड, लेकिन ये नॉट ओनली सिर्फ और सिर्फ ब्रेक डाउन ऑफ फूड नहीं होता। ये जो फूड में से अगर हम वो यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स को बाहर निकाल लें तो वो हो जाता है न्यूट्रिशन और डाइजेशन। यहाँ पे ब्रेक डाउन करके उसके अंदर से न्यूट्रिशन जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें निकालना भी होता है। जैसे जो हमारा जो
प्रोटीन है वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा जो माउथ कैविटी है, सबसे पहले वहाँ पे एक सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है और वहाँ पे जो सलाइवा है वो सिक्रीट होता है सलाइवरी ग्लैंड से, और सलाइवा के अंदर होता है सलाइवरी एमिलेज। ये जो स्टार्च होता है उसे सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि और भी जो हमारा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं उसे सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे जो ये मैंने आपको बोला कि यहाँ पे जो प्रोटीन है वो एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे इसका मतलब यही है, जो इनकी प्रोटीन्स है उसके अंदर से एमिनो एसिड निकाल लिए जाएंगे। कॉम्प्लेक्स जो प्रोटीन है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जो एमिनो एसिड है वो सिंपल है, यानी कि प्रोटीन में से हम कुछ एमिनो एसिड निकाल देंगे तो उसे हम बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन टू एमिनो एसिड। यानी कि इसका मतलब है कि हम प्रोटीन में से ही एमिनो एसिड को निकाल देंगे। फिर यहाँ पे हम देखेंगे माउथ कैविटी में होता है सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे सलाइवा सिक्रीट होता है जिसके अंदर होता है सलाइवरी एमिलेस, और ये स्टार्च को सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे हमारी अगली साइट है वो है स्टमक। स्टमक में प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं ये सिक्रेट करते हैं HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस। म्यूकस बेसिकली हमारी पूरी बॉडी के जितने भी हमारे ट्रैक्स हैं, यूरिनरी ट्रैक हो, सॉरी वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो, काफ़ी सारे ट्रैक्स में ये प्रेजेंट होता है। ये जो हमारा जो एक एक टाइप का एंजाइम भी सिक्रीट करता है, उस एंजाइम को हम बोलते हैं पेप्सिन। आप ये याद रखिए, जब कभी पेप्सिन या ट्रिप्सिन आ जाए तो समझ लीजिए कि वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा और प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। यानी कि जब कभी भी पेप्सिन, लास्ट में सिन आ रहा है दोनों के, पेप्सिन ट्रिप्सिन, जब कभी ये दोनों आएंगे तो वो इसका समझ जाइए कि आप वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। यहाँ पे जो स्टमक है वो 3 चीज़ सिक्रेट करती है, HCl, म्यूकस, पेप्सिन। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है, और म्यूकस जो होता है वो इनर लेयर ऑफ स्टमक को HCl से बचाता है, और HCl जो होता है वो खाने को एसिडिक बना देता है ताकि एंजाइम्स जो है वो अच्छे से अपना काम कर पाएँ। फिर जो हमारा अगला साइट ऑफ डाइजेशन है वो है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में जो जैसे कि हमने यहाँ पे जो स्पेस छोड़ दी है, यहाँ पे हमने स्पेस छोड़ दी है, तो आपको इनके नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो काफ़ी हाई लेवल का हो जाएगा। हमारी जो NCERT में जितना प्रेजेंट है वो स्टफ़, उसी में से मैंने ये सब लिया, कंटेंट लिया है। तो बेसिकली जो पेनक्रियाज है वो सिक्रीट करता है पेनक्रियाटिक जूस, और पेनक्रियाटिक जूस में 2 एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ट्रिप्सिन और लिपेज। मैंने आपको पहले बताया, जब कभी भी लास्ट में सिन आए तो समझ जाना कि वो प्रोटीन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो ट्रिप्सिन है वो आप समझ जाइए कि वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा और वो प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। और यहाँ पे जो हमारी अगला जो एंजाइम है वो है लिपेज। लिपेज जो होता है वो फ़ैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। लिपेज का आपको सिर्फ याद रखने की ज़रूरत है, फ़ैट को डाइजेस्ट करता है फैटी एसिड में कन्वर्ट करते हुए। फिर हमारा जो लीवर है वो सिक्रीट करता है बाइल जूस, और जो वो बाइल जूस जो होता है वो उसका एक 2 मेजर रोल होते हैं। वो एक तो फूड को बेसिक नेचर का बना देता है, और दूसरा जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, और जो फैट के काफ़ी बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको वो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है ताकि एंजाइम्स का एक्शन है वो अच्छे से ले पाएँ। फिर हमारी अगली साइट है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रेट करता है इंटेस्टाइनल जूस, जो कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। कार्बोहाइड्रेट्स को वो कर देता है कन्वर्ट ग्लूकोज में। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो आप इस टेबल को अच्छे से याद कर लीजिए, ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में तो नहीं पूछी जाती, लेकिन इसमें से क्वेश्चंस बन जाते हैं बहुत सारे, इसलिए आपको NCERT का पूरा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं इनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। फिर यहाँ पे हम देखेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हम दूसरे लाइफ प्रोसेस में पहुँच चुके हैं। रेस्पिरेशन जो होता है वो होता है बेसिकली ब्रेक डाउन ऑफ फूड। हम जब खाना तो खा लिया, खाने में से जो यूज़फुल हमें सब्सटेंस लगा उसे भी अब हमने निकाल लिया, लेकिन अब क्या, अब उस खाने को हमें खाने में से एनर्जी भी तो निकालनी पड़ेगी, खाने को और भी ज़्यादा ब्रेक डाउन करना पड़ेगा हमें। खाने में से जो हमने यूज़फुल प्रोडक्ट्स निकाले उन प्रोडक्ट्स को ब्रेक डाउन करके ऑक्सीजन के साथ हम अब एनर्जी डिराइव करेंगे।
यहाँ पे बेसिकली रेस्पिरेशन दो टाइप्स के होते हैं, एरोबिक, एनारोबिक। हाँ, ये हमने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ी है। एरोबिक मतलब कि ऑक्सीजन का यूज़ करके जब कभी भी हम ग्लूकोज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और एनर्जी पाते हैं तो उसे हम बोलते हैं एरोबिक। यानी कि जब कभी भी ऑक्सीजन का यूज़ हो रेस्पिरेशन में वो हो जाएगा एरोबिक, और ऑक्सीजन का यूज़ ना हो वो हो जाएगा एनारोबिक। और ये आप ये जो इक्वेशन है इसे भी याद कर लीजिए। जो हमारा ग्लूकोज होता है वो एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। आपने ग्लूकोज का फॉर्मूला पढ़ा हुआ C6H12O6, तो यहाँ पे C6 आता है, यानी कि जो C है वो 6 उसके एटम्स प्रेजेंट होते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में। तो यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोप्लाज्म में वो पायरुवेट में कन्वर्ट कर देता है। पायरुवेट होता है एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल, पायरुवेट और एनर्जी। साइटोप्लाज्म में हो जाता है हमारा ये कन्वर्जन। और जो हमारा पायरुवेट है वो 3 डायरेक्शन में जा सकता है, 3 पाथवेज में। ये मोस्टली थर्ड पाथवे में जाता है, लेकिन बाकी सारे पाथवे की भी हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे जो हम सब में होता है, यानी कि हम सब में जो यहाँ पे पाथवे होता है वो 2 टाइप का आता है। एक होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि जब हमें ऑक्सीजन ले रहे हैं अच्छे से तब कौन सा होगा इनमें से पाथवे। यानी कि जब हम अच्छे से ऑक्सीजन ले रहे हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, जो हमारा पायरुवेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा CO2 H2O और एनर्जी में। एनर्जी हमें मिलेगी, एनर्जी से तो हम सारे काम करेंगे। और जो हमारी CO2 है वो ब्लड में मिल के वो बाहर फेंक दी जाएगी बॉडी से नॉस्ट्रल्स के थ्रू। और जो हमारा H2O है वो हमारी बॉडी में काफ़ी काम आता है पानी, इसलिए वो बॉडी यूटिलाइज कर लेगी। अगर एक्सेसिव H2O होगा तो वो किडनीज में चला जाएगा और फिर वहाँ से वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ये था प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा इसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन। जब कभी भी हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, हमें थकान हो जाती है काफ़ी सारी, तो हमें क्या होता है कि जो हमें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है लेकिन हमें ऑक्सीजन मिलती नहीं है। हम ज़्यादा गहरी सांस लेने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी नहीं मिलती। तो क्या होता है, जो हमारे जो मसल सेल्स में होता है वहाँ पे जो पायरुवेट है वो लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और जो लैक्टिक एसिड है इन्हीं की वजह से हमारे मसल क्रैम्प्स पड़ते हैं। आपको पता ही होगा जब कभी हम एक्सरसाइज करते हैं बहुत ज़्यादा तो अगले दिन हमारी बॉडी में दर्द होता है, पैरों में या फिर हाथों में दर्द होता है। तो इसलिए होता है क्योंकि वो लैक्टिक एसिड वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है और थोड़े दिनों बाद वो जब वहाँ से हट जाता है लैक्टिक एसिड तो हम ठीक हो जाते हैं। ये था हमारा लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन में काफ़ी कम एनर्जी रिलीज होती है इन कंपैरिजन विद प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे हमारा आखिरी पाथवे है वो है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल यीस्ट, वो ऑक्सीजन लेते ही नहीं है और बिना ऑक्सीजन के लिए वो अपने खाने में से एनर्जी निकाल लेते हैं। तो वो जो यीस्ट होते हैं वो पायरुवेट को इथेनॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे जो इथेनॉल है उसके साथ CO2 और एनर्जी भी मिलती है और एनर्जी से वो अपने सारे काम करते हैं। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आई, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। कई लोगों को तो सोच के ये धोखा लगा होगा कि प्लांट भी क्या रेस्पायर करते हैं, क्या प्लांट भी सांस लेते हैं। आपको अभी जान लो, प्लांट भी सांस लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे दो तरह के डे टाइम में कैसे रेस्पायर करते हैं और नाइट टाइम में। हम डे टाइम में देखेंगे कि जो डे टाइम है वहाँ पे जो CO2, हाँ, रेस्पिरेशन सभी में होता है। देखिए, रेस्पिरेशन सभी करते हैं और सभी यानी कि ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो प्लांट ऑक्सीजन हमें देते हैं वो ऑक्सीजन लेते भी है रात को। तो यहाँ पे जो जो ऐसा होगा कि जो दिन का टच समय है उसमें वो ऑक्सीजन लेगा और CO2 को छोड़ेगा। लेकिन जो CO2 हमने देखा, CO2 काफ़ी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है फोटोसिंथेसिस का, तो वो उसे बाहर फेंके नहीं का। तो वो जो CO2 जो वो एक वेस्ट मटेरियल वो उसके अंदर से वो निकलेगा तो वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाएगा और वो अंदर ही अपना रिसाइकिल कर देगा। यानी कि वो उस CO2 को फेंकेगा नहीं बल्कि वो फोटोसिंथेसिस में लगा देगा और वो CO2 का यूज़ कर लेगा। लेकिन नाइट टाइम में जैसे कि आपको पता होगा सनलाइट तो होती नहीं, तो सनलाइट का न होने से फोटोसिंथेसिस भी नहीं होता। तो इसलिए वहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो रात के समय में जो CO2 है
जो CO2 उसने जो रात के समय भी तो रेस्पायर करते हैं, CO2 छोड़ेंगे तो वो CO2 उन्हें छोड़नी पड़ेंगी। अगर दिन का समय होता तो वो CO2 फोटोसिंथेसिस में लगा के अपना खाना बना चुके होते कब के। लेकिन अब रात का समय फोटोसिंथेसिस हो नहीं रहा, तो अब वो CO2 उनकी कोई काम की नहीं है, इसलिए वो बाहर फेंकते हैं। तभी हम बोलते हैं कि रात को पौधों के पास नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात को वो पौधे जो होते हैं वो CO2 एक्सक्रीट आउट करते हैं, और CO2 काफ़ी हार्मफुल गैस होती है ह्यूमंस के लिए। इसलिए कभी भी रात को पेड़ पौधों के पास नहीं सोना चाहिए, ऐसा माना जाता है और ऐसा होता भी है। फिर हम देखेंगे हमारा मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग, यानी कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं वो डायरेक्टली हमारे नोज़ से नहीं होते हैं। वो जो एक्सचेंज ऑफ गैस होते हैं वो एक ऐसी जगह पे प्रेजेंट होता है, वो काफ़ी डेलिकेट होता है, तो उसे हमारे शरीर के अंदर रखना पड़ता है। तो इसलिए जो जहाँ पे वो अंदर रखा गया है वहाँ तक जाने के लिए एक पाथवे तो होना चाहिए, और उसी पाथवे का हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे आप देखिए कि जो एयर है, एयर हमारी नोज़ से आएगी, यहाँ पे आएगी, यहाँ पे जो म्यूकस वगैरह प्रेजेंट होगा, वो जो डर्ट है उसको उसको डर्ट जो है वो म्यूकस के चिपक जाएगा, और नोस्ट्रिल्स में जो हमारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं उसमें भी काफ़ी सारा डर्ट अटक जाएगा। यहाँ से हमारा जो जो एयर है वो आएगा, यहाँ से आके यहाँ पे नीचे जाएगा। हमारे यहाँ पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि हमारा जो पाइप है, जो हमारी एयर पाइप है हमारे गले में जो प्रेजेंट होती है वो कोलैप्स ना हो जाए। हम सांस लेते छोड़ते हैं, क्या वो अगर बीच में बंद हो गई, यानी कि वो एकदम से रुक गई, ब्लॉक हो गई वो, तो हम मर ही जाएंगे। इसलिए इसको इंश्योर करने के लिए कि वो अच्छे से अपना काम करे, तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि जो यहाँ पे जो एयर है वो अब डायरेक्टली चली जाती है लंग्स के अंदर। यहाँ पे काफ़ी सारे एल्वियोलाइज प्रेजेंट होते हैं। एल्वियोलाइज जो होते हैं वो काफ़ी छोटी यूनिट होती है लंग्स की। पहले तो यहाँ पे ब्रोंकीज होते हैं, आगे जाके ब्रोंक्योल्स बन जाते हैं, और फिर और भी छोटे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, उसे हम बोलते हैं एल्वियोलाई। यहाँ पे आप डायग्राम में देखिए, कुछ इस तरीके के होते हैं एल्वियोलाई। ये जो एल्वियोलाई होते हैं ये रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स होते हैं, यानी कि जो कोई भी इनके अंदर जो ऑक्सीजन जा रही होगी वो डायरेक्टली हमारी ब्लड स्ट्रीम में चली जाएगी, और वहाँ से वो सीधा जाएगी हार्ट में, और वहाँ से वो पल्मोनरी वेन से वो अपना जो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ़्ट आर्टरियम में डाल देगी। ये सब हम ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे। फ़िलहाल आप यही समझ लीजिए कि जो हमारी एल्वियोलाई है वो हमें मदद करती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, और जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को बाइंड करके ले जाता है अंदर तक। यहाँ पे फिर हम देखेंगे जो अगला है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन जैसे हमने देखा, न्यूट्रिशन भी हम प्लांट्स में देखेंगे, एनिमल्स में, दोनों में देखेंगे। रेस्पिरेशन भी हम प्लांट्स एनिमल दोनों में देखेंगे। वैसे ट्रांसपोर्टेशन भी हम प्लांट्स एनिमल दोनों में ही देखेंगे, और एक्सक्रीशन भी हम प्लांट्स और एनिमल सभी का देखेंगे। यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन है वो होता है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। एक जगह पे फॉर एग्जांपल एनर्जी अगर प्रोड्यूस हो गई, लेकिन सारे सेल्स जो सभी बॉडी के सेल्स को ज़रूरत होती है एनर्जी की, तो जो उस एनर्जी फूड ऑक्सीजन जो है उसको सभी जगह तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन काम आता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हार्ट जो है वो मेन ऑर्गन होता है ट्रांसपोर्टेशन का। ये हार्ट जो है वो एक मोटर की तरह काम करता है। मोटर जो होती है वो वाटर के अंदर एक प्रेशर डाल देती है ताकि वो जो वाटर है वो और भी स्पीड से जाए, और वैसे ही ये एक पंप की तरह काम करता है जो कि ब्लड में प्रेशर डाल देगा। यहाँ से होगा क्या कि जो यहाँ से पल्मोनरी वेन्स में से ब्लड आएगा। ये ब्लड कहाँ से आएगा? ऊपर ऊपर ये लंग्स से आएगा ब्लड। फिर यहाँ से ये जाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल में। लेफ़्ट वेंट्रिकल से यहाँ पे ये इस स्ट्रीम में चला जाएगा। यहाँ पे काफ़ी सारे वॉल्व्स भी प्रेजेंट होंगे। फिर यहाँ पे ये चला जाएगा एओर्टा से बाहर निकल जाएगा, इसको हम एओर्टा बोलते हैं। ये हमारी बिगेस्ट आर्टरी होती है हमारी ह्यूमन बॉडी में, एओर्टा। यहाँ से निकल के ये अपनी बॉडी कैपिलरी में चला जाएगा, और फिर ये उल्टा आ जाएगा हमारी यहाँ से राइट एट्रियम से। यहाँ से वेना केवा बोलते हैं हम इनको। आप ये याद रखिए वेना केवा में क्या चीज़ है, कौन सा वर्ड है वेना केवा में प्रेजेंट है? वेन। यानी कि वेना केवा से समझ लीजिए कि वेना केवा होती है एक वेन, और ये यहाँ पे एओर्टा में क्या है? एओर्टा में आर्टरी है, यानी कि एओर्टा भी एक तरह की आर्टरी होती है। एओर्टा से आर्टरी और वेना केवा से वेन, इस तरीके से आप इनको याद रख लीजिए। यहाँ से ब्लड आएगा,
फिर यहाँ से ये राइट एट्रियम में चला जाएगा, राइट एट्रियम से ये राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ये बाहर पुश किया जाएगा इस तरफ, ताकि ये वापस से लंग्स में जा सके, और लंग्स में जाके ये अपना जो CO2 है वो एक्सक्रीट आउट कर सके। आप ये ह्यूमन हार्ट का डायग्राम अच्छे से याद कर लीजिए, ये काफ़ी बार एग्जाम से पूछा जा सकता है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट टर्म निकल के आती है, वो है हमारी डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या होती है? डबल सर्कुलेशन, डबल मतलब कि दो, सर्कुलेशन मतलब कि सर्कुलेट करना, यानी कि जब कभी भी हमारा जो ब्लड जो है वो हार्ट के अंदर से 2 बार आएगा। हमको आपको पता होगा, जैसे कि एक बार तो यहाँ से आया ब्लड, यहाँ से चला गया, और दूसरी बार में क्या हुआ, यहाँ से आया ब्लड और यहाँ से चला गया, सॉरी, और दूसरी बार में एक बार में तो यहाँ से आया, यहाँ से चला गया, और दूसरी बार में यहाँ से आया और यहाँ से चला गया, यानी कि 2 बार जो ब्लड है वो हमारे हार्ट में से गुजरता है, और इसे ही हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ पे हमारा जो अगला पॉइंट है वो है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट है। ब्लड वेसल एक मेन ऑर्गन होता है हमारे ट्रांसपोर्टेशन में, जैसे कि हार्ट होता है। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं ब्लड वेसल्स के। इसमें पहला पार्ट होता है वो है आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। आर्टरी जो होती है वो हार्ट से जो दूर ब्लड पहुँचाती है, हार्ट से दूर कभी भी ब्लड को ले जाना हो तो आर्टरी प्रेजेंट होती है, और ये थिक होती है, इलास्टिक होती है, क्योंकि जो आर्टरी जो होती हैं आपको पता ही है, जैसे कि यहाँ पे देखिए आर्टरीज जो होती हैं वो यहाँ पे होती है कुछ, क्योंकि ये यहाँ से अब ब्लड ने पंप किया और ये यहाँ पे बाहर आ गई। ब्लड ने यहाँ से ब्लड को पंप, हार्ट ने ब्लड को पंप किया, और ये जो ब्लड है ये काफ़ी अंडर प्रेशर है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ चुका है अब ब्लड में। तो ये प्रेशर आएगा, अगर ये आर्टरीज की वॉल पतली होगी तो वो बर्स्ट आउट भी कर सकती हैं। तो इसलिए जो आर्टरीज होती हैं उनकी वॉल्स काफ़ी थिक होती हैं। और फिर हम देखेंगे वेन्स। वेन्स जो होता है वो जो ये जो ब्लड है वो हार्ट तक लाते हैं, यानी कि हार्ट से दूर ले जाने वाली ब्लड वेसल्स को हम बोलते हैं आर्टरी, और हार्ट तक लाने वाली ब्लड वेसल्स को बोलते हैं हम वेन्स। जो वेन्स जो होती हैं उनके अंदर वोल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा जो वेन्स जो होती हैं वो यहाँ से आती है और यहाँ पे मिल जाती हैं। जब हमें अपोजिट टू ग्रेविटी हमें ब्लड को फ्लो करवाना है, तो जो उनमें जो ऐसे वोल्स प्रेजेंट होते हैं, वोल्व्स कुछ इस तरीके से, ताकि जो ब्लड ऊपर जाए तो वो यहाँ पे अटक जाए, फिर से अगर वो ऊपर आने की कोशिश करे फिर यहाँ से अटक जाए। यहाँ पे ये इन्हें हम वोल्व्स बोलते हैं। ये यूनि डायरेक्शन ऑफ ब्लड को इंश्योर करती हैं। यहाँ पे एक आखिरी पॉइंट है वो है कैपिलरीज का। कैपिलरीज होती है सिंगल सेल थिकनेस होती है उनकी, और वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हमें मदद करती है। यहाँ पे कुछ इस तरीके की होती है यहाँ पे हमारी कैपिलरीज, वो काफ़ी थिन सेल्स होती हैं, वो थिन वॉल्स होती हैं उनकी। इस तरीके से हमारी कैपिलरीज होती हैं। यहाँ पे हम फिर अगला पॉइंट देखेंगे। हमारा एक एक्सेप्शन है, काफ़ी बड़ा एक्सेप्शन है यहाँ पे, पल्मरी वेन और पल्मनरी आर्टरी का। पल्मनरी शब्द जब कभी भी आ जाए उसका मतलब है हार्ट, और रेनल का मतलब है हमारी किडनी से रिलेटेड, पल्मनरी का मतलब है हार्ट से रिलेटेड। तो यार हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारी पल्मनरी वेन्स और पल्मनरी आर्टरीज होती है वो एक्सेप्शन होती है। क्यों? क्योंकि जो जनरली जो वेन्स जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लाती है। वेन जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कि जो हमारी जो यहाँ पे वेन्स हैं, ये एक हमारी वेन है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी से हमारी जो हार्ट है उसके पास लाई। लेकिन जो ये वाली वेन है हमारी पल्मोनरी वेन, ये लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से लेके हार्ट तक। इसलिए एक एक्सेप्शन है, क्योंकि जनरली वेन्स कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन जो ये पल्मोनरी वेन है ये कैरी किया इसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वैसे ही आर्टरी में है, आर्टरी जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें कि जो पल्मोनरी आर्टरी, ये वाली आर्टरी, तो इसने कैरी किया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि यहाँ से जब ऑक्सीजन ब्लड डीऑक्सीजनेट होके आया फिर यहाँ से वो जाएगा हार्ट की ओर। तो यहाँ पे ये 2 एक्सेप्शंस है यहाँ पे बहुत बड़े। फिर हमारी अगली चीज़ है लिम्फ। लिम्फ क्या होती है उससे समझने के पहले हम ये एक साइकिल पढ़ लेते हैं। हमने इसका डायग्राम नहीं देखा था, और बाकी हमने ऑलरेडी ये पढ़ चुके थे हम इसको पहले।
यहाँ पे आप देखिए कि जो हार्ट है, ये हमारा हार्ट है। जो लंग्स है, लंग्स से हमारे हार्ट तक ब्लड आता है। फिर वो हार्ट से लेके नीचे हमारी बाकी बॉडी की कैपिलरी से आता है। फिर बाकी बॉडी की कैपिलरी से हमारे हार्ट में उल्टा आता है, और हमारे उल्टे हार्ट से लेकर फिर हमारा लंग्स तक चला जाता है, जहाँ पे जो ऑक्सीजन जो है CO2 सॉरी, वो एक्सक्रीट कर दी जाती है बाहर एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ पे ये डबल सर्कुलेशन हो गया बेसिकली। तो यहाँ पे जो लिम्फ है, जब भी यहाँ पे जो कैपिलरीज़ हैं, कैपिलरीज़ में से जब ब्लड पास होगा तो ब्लड में से कुछ प्लाज्मा मटेरियल, कुछ प्रोटीन वो बाहर निकल जाएगा। यहाँ से कुछ बाहर निकल जाएगा, कुछ प्लाज्मा या फिर प्रोटीन। तो वो जो कलरलेस प्लाज्मा है वो ब्लड का ही पार्ट होता है, लेकिन वो बाहर निकल जाता है, और वो जो सेल्स होते हैं उसके इंटरसेलुलर स्पेसेस में चला जाता है। तो यहाँ पे जो ये हमारा जो प्लाज्मा है वो ऐसे तो नहीं रहेगा, उसे कुछ करना पड़ेगा। तो वो जो हमारा जो प्लाज्मा है उसे कैरी करती है हमारी लिम्फ वेसल्स। उसको जो प्लाज्मा है उसी को हम बोलते हैं बेसिकली लिम्फ। और जो वो लिम्फ है वो जाता है लिम्फ वेसल्स में। यहाँ से देखिए, यहाँ से ये लिम्फ वेसल्स आई, एमर्ज आउट हुई, और यहाँ से ये डायरेक्टली बड़ी लिम्फ वेसल में गई और ये वेन में जाके मिल गई। और जो हमारा जो प्लाज्मा है वो यूं का यूं हमारी ब्लड स्ट्रीम में जोड़ दिया जाएगा। और ऐसा ही होता है हमारी लंग कैपिलरीज़ में। लंग कैपिलरीज़ में जो लिम्फ इकट्ठा हो जाता है सेल्स के आसपास, यानी कि जो हमारा ब्लड प्लाज्मा होता है वो इकट्ठा हो जाता है। तो क्या होता है, तो वही लिम्फ कैपिलरीज़ वापस जुड़ के वो इकट्ठा कर लेती हैं उस लिम्फ को और जोड़ देती है हमारी ब्लड स्ट्रीम में, जहाँ पे जो वो प्लाज्मा है वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। तो ये एक और चीज़, एक और फंक्शन होता है इसका। ये जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन में काफ़ी सारी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, और उनमें काफ़ी सारी ब्लड कैपिलरीज भी होती हैं। और वो जो काफ़ी सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनमें से अगर कोई जो हमारा ब्लड का प्लाज्मा है वो अगर सिक्रीट आउट हो गया तो क्या होगा, तो वो जो हमारी लिम्फ वेसल्स है वो जो हमारा जो फैट है उसको ले आएंगी। यानी कि जो हमारी लिम्फ है, वो लिम्फ वेसल्स ना कि सिर्फ लिम्फ को कैरी करती हैं, हमारी जो लिम्फ वेसल्स होती है वो फैट को भी कैरी करती है। अगर हमारा जो फैट है हमारे ब्लड में प्रेजेंट, वो अगर कैपिलरीज, और हमने देखा कि यहाँ पे जो हमारा जो लिम्फ होता है वो कैरी करता है डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन ने फैट को डाइजेस्ट किया और उसने एब्जॉर्ब किया। हमने यहाँ पे देखा जो कैपिलरीज होती हैं वो फैट को अपने अंदर नहीं ले पाई, क्योंकि फ़ैट का मॉलिक्यूल बहुत बड़ा होता है और कैपिलरीज के बीच में सिर्फ छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं, और उसके अंदर से वो हमारा जो फैट का मॉलिक्यूल है वो उसके अंदर नहीं जा पाएगा, ऐसा बिल्कुल क्रॉस हो जाएगा। और इसलिए जो हमारी जो लिम्फ वेसल्स होती हैं उसके अंदर वो चला जाएगा। यानी कि ये एक फ़ैट का मटेरियल है, ये इंटेस्टाइन से लिया गया है, और यहाँ से अगर कोई लिम्फ वेसल आए तो ये लिम्फ वेसल के अंदर चला जाएगा। इसलिए जो हमारी जो लिम्फ वेसल्स हैं ये फ़ैट को भी कैरी करती हैं हमारी ब्लड स्ट्रीम में मिलाने में। लिम्फ काफ़ी सारी जगह पे प्रेजेंट होती हैं, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, वरना ये हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। फिर हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में भी होता है, जैसे कि हमने देखा पहले कि हम रेस्पिरेशन भी प्लांट्स करते हैं, न्यूट्रिशन भी प्लांट लेते हैं, और एक्सक्रीशन भी प्लांट करते हैं। वैसे ही ट्रांसपोर्टेशन भी प्लांट्स में होता है। यहाँ पे दो तरह का ट्रांसपोर्टेशन होता है। पहला ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर का, और दूसरा होता है फूड का। वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है जाइलम टिश्यू से। जाइलम टिश्यू में वेसल्स और ट्रैकिड्स होते हैं, वो इसका काम करते हैं, यानी कि वो यहाँ पे वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं। और जो हमारा फूड जो होता है उसे हम सुक्रोज भी बोलते हैं। यहाँ पे फूड को ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम, और इसका जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन है इसे हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। और जो फ्लोएम में दो मेन टिश्यूज़ होते हैं वो होते हैं सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स। ये दोनों मिलके हमारे फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर है उसके अंदर दो तरह की फोर्सेस हैं। पहला है ट्रांसपोर्टेशन पुल और दूसरा है रूट प्रेशर। हम दोनों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे।
पहला है हमारा ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल बिल्कुल ईजी है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लीफ है, यहाँ पे हमने देखी, और इस लीफ पे प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे स्टोमेटा। अगर यहाँ से कोई स्टोमेटा में से कोई वाटर अगर बाहर एवेपोरेट हो गया तो क्या होगा, तो उससे जो पहले वाला जो सेल है वहाँ से जो वाटर है वो उधर चला जाएगा। ऐसा ही तो होगा, क्योंकि वो जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाएगा, सॉरी, हाँ ये ऐसे ही होगा। तो फिर क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक वो वाटर जाएगा, फिर यहाँ पे कम हो जाएगा। वैसे ही यहाँ से लेके वाटर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे कम हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे आएगा, और इसी तरीके से करके वैसे नीचे नीचे से हमारे डायरेक्टली रूट में से नीचे जो वाटर है वो चला जाएगा रूट में से लीफ में, और वो सभी जगह पे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन का होने से जो पुल प्रेजेंट सक्शन क्रिएट होता है उसे हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। जैसा कि आपको पता होगा कि हम कभी भी स्ट्रॉ के साथ पीते हैं, स्ट्रॉ में हम क्या करते हैं, ऊपर की एयर को सक करते हैं, जिससे कि क्या होता है, जो नीचे का जो मटेरियल होता है वो ऊपर आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो मटेरियल है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाएगा, और ऊपर है लो प्रेशर और नीचे है पूरा हाई प्रेशर, वहाँ से हमने एयर हटा दी, और जहाँ पे भी एयर हट जाती है उसे हम बोलते हैं लो प्रेशर। इसलिए आप ट्रांसपिरेशन पुल को एक स्ट्रॉ की तरह याद कर लीजिए। तो दूसरा है रूट प्रेशर। रूट प्रेशर में क्या होता है वो हम देखेंगे। रूट प्रेशर में होता है बेसिकली, रूट को हम देख लेते हैं। रूट प्रेशर है, यानी कि नाम में रूट है तो रूट को बना लेते हैं एक। ये फॉर एग्जांपल ये हमारी एक रूट है। तो पहले प्लांट क्या करता है, पहले प्लांट जो आयोन जो होते हैं, आयोन बेसिकली होते हैं न्यूट्रिएंट्स। ये फॉर एग्जांपल ये आयोन्स हैं। पहले जो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है इनका अपने रूट के अंदर। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब कि वो अपनी एनर्जी खर्च करके, अपना एटीपी खर्च करके वो रूट के अंदर डालता है आयोन्स को। और फिर क्या होता है, जो इसके अंदर जो है वो सोल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। जो हमारी ये रूट है उसके अंदर सोल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे आयोन्स हो जाते हैं। फिर क्या होगा, यहाँ पे आयोन्स का अगर कंसंट्रेशन बढ़ा तो यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, और यहाँ पे बेसिकली हो जाएगा वाटर का लो कंसंट्रेशन। यहाँ पे हो जाएगा H2O का लो कंसंट्रेशन, और जो हमारा बाहर है वो है यहाँ पे हाई प्रेशर, हाई कंसंट्रेशन वाटर का। तो वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में चला जाएगा, और फिर वाटर यहाँ से लेके ऊपर आ जाएगा। फिर अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे सुक्रोज, सॉरी यहाँ पे वाटर जो है उसका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत हाई है, इसलिए जो वो वाटर है वो इस तरफ आ जाएगा, जहाँ जहाँ पे भी लो प्रेशर होगा वो इस तरफ आ जाएगा, और वैसे ही वो ऊपर चला जाएगा, और जहाँ पे भी उसको नीड होगी हर जगह पे वो चला जाएगा इस तरीके से ऊपर। और इसी तरीके से जो हमारा जो वाटर है वो नीचे से लेके ऊपर तक ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। फिर हमारा अगला जो ट्रांसपोर्टेशन है वो फूड का, इसे हम ट्रांसलोकेशन भी बोलते हैं। इसमें एक ही टाइप का ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे कि हमने पहले पढ़े। यहाँ पे वाटर के दो होते हैं, इसमें एक ही है। इसको हम समझते हैं। यहाँ पे जो पहले उन्होंने क्या किया था, एक्टिवली उन्होंने वाटर, जो हमारा जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा उसमें एक्टिवली आयन्स को अंदर लिया गया था। वैसे ही यहाँ पे जो सुक्रोज जो है, सुक्रोज फूड को हम बोलते हैं, फूड को यहाँ पे अंदर लिया जाएगा पहले फ्लोएम के अंदर, एक्टिवली आयन्स को खर्च करके। फिर क्या होगा, यहाँ पे जो सुक्रोज है उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। सुक्रोज का कंसंट्रेशन बढ़ने से साइड में जो जाइलम वेसल होगी, ये हमारी एक जाइलम वेसल है। ये देखिए, ये यहाँ पे हमारी जाइलम वेसल है। तो यहाँ पे जैसे ही उसका जो जाइलम वेसल है इसमें से अंदर पानी चला जाएगा जाइलम वेसल से, क्योंकि जाइलम वेसल में पानी का कंसंट्रेशन हाई है और फ्लोएम में पानी का कंसंट्रेशन कम है, इसलिए जो जाइलम है वहाँ से फ्लोएम के अंदर आ जाएगा वाटर। फिर यहाँ पे अगर हम ओवरऑल देखें तो यहाँ पे ओवरऑल में यहाँ पे जो वाटर और सुक्रोज का मिक्सचर हो गया है, और यहाँ पे हो गया हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, और वैसे ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे, जहाँ का भी कहीं पे भी ज़रूरत होगी सुक्रोज की, वो हाई प्रेशर है यहाँ पे, वो अपने लो प्रेशर में आ जाएगा। और यहाँ अगले क्वेश्चन आता है कि प्लांट को पता कैसे लगता है कि उसे कहाँ पे ले जाना है।
वो क्या करता है, वो हर जगह पे ट्रांसपोर्ट कर देता है। वो इस तरफ भी कर देता है, इस तरफ भी कर देता है, जहाँ पे उसको ज़रूरत होती है। यानी कि यहाँ पे एक हाई कंसनट्रेशन है, अगर ऑलरेडी इस जगह पे हाई कंसनट्रेशन है तो वो यहाँ पे ले जाएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो हाई कंसनट्रेशन ऑलरेडी है और ये तो लो कंसनट्रेशन को की ओर जाने का देखेगा। फिर ये क्या करेगा, ये जो सुक्रोज है ये चला जाएगा इस तरफ, ये इस तरफ चला जाएगा और इसी तरीके से जो हमारा जो सुक्रोज है वो नीचे नीचे आ जाएगा। अब सुक्रोज यहाँ से नीचे आ चुका है और फिर यहाँ से वो एक्टिवली इसके अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ से जो हमारा जो सुक्रोज है वो यहाँ से लेके यहाँ पे पहुँचा दिया गया। ये यहाँ पे 3 स्टेप्स है इसके, इन स्टेप्स को आप याद कर लीजिए। फिर हमारा आखिरी लाइफ प्रोसेस है वो है हमारा एक्सक्रीशन। फाइनली हम एक्सक्रीशन पे पहुँच चुके हैं। एक्सक्रीशन हम दोनों का देखेंगे अगेन, प्लांट और एनिमल का। यहाँ पे एक्सक्रीशन का ये डायग्राम याद कर लीजिए, बाकी ये याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमने काफ़ी छोटी क्लासों से सीखते आए हैं, हम याद ही होगा आपको सभी को शायद। ये इसका हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स जनरेटेड बाय केमिकल रिएक्शंस इन आवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। जो हमने पहले क्या कहते हमने किया था, पहले फूड में से एनर्जी निकाली, और फूड में से जो एनर्जी निकालने का प्रोसेस है उसमें काफ़ी सारे नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल भी प्रेजेंट होंगे और उन्हें अलग करना पड़ेगा। वहाँ पे वो बाय प्रोडक्ट क्रिएट हो जाएंगे और उन्हें हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने के लिए ये एक्सक्रीशन प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम 3 टाइप्स के देखेंगे एक्सक्रीशन। पहला है CO2 का। CO2 का हम काफ़ी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो CO2 है वो हमारी नोस्ट्रिल से बाहर फेंक दी जाएगी गैस, क्योंकि वो जो हमारी जो CO2 है वो ऑक्सीजन में डिज़ोल्व होके हमारी जो लंग्स है वहाँ तक छोड़ दी जाएगी और फिर वो हमारी बाहर फेंक दी जाएगी। जैसे हर हमारा जो सेल होता है वो हर सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है और हर सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और हर सेल के अंदर कैपिलरीज़ का जो प्रेजेंस होता है वो होता है। तो जो हर सेल से CO2 का कैपिलरीज़ में चला जाएगा और कैपिलरीज़ वो जो CO2 है वो सारी कैपिलरीज़ चली जाएंगी सारी हार्ट के पास। हार्ट टू चले जाएगा लंग्स में और लंग्स में जो हमारी CO2 है वो बाहर फेंक दी जाएगी और वो हम एक्सक्रीट आउट कर देंगे हमारी नोस्ट्रिल से। इसे हम एक्सेलेशन भी बोलते हैं। यहाँ पे हमारा अगला स्वेट है। हम गर्मी में जब कभी हमको पसीना आता है तो उसके साथ काफ़ी सारे हार्मफुल सॉल्ट्स भी बाहर आते हैं, तो ये भी एक्सक्रीशन का एक प्रोसेस है। और तीसरा है हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है वो यूरिन के थ्रू बाहर आता है, उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ये हमारा तीसरा है, नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिन से बाहर आता है। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम हमारे सामने आता है। ये हमने पहली बार पढ़ा है, ये हमने काफ़ी पहले नहीं पढ़ा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ये जो हमारा डायग्राम है ये हम काफ़ी बार छोटे स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, लेकिन जो ये हमारा नेफ्रॉन का डायग्राम है ये हमारे इसी साल आया है, इसलिए इसको याद करना ज़रूरी है। इसको आप इस तरीके से याद कर लीजिए। पहले तो ये जो हमारा नेफ्रॉन है एक स्टेथोस्कोप की तरह होता है। पहले तो एक इस तरह से बना लीजिए कप शेप का, फिर यहाँ से एक इस तरह से जिगजैग लाइन फॉर्मेट कर लीजिए, फिर एक नीचे लूप ले जाइए, फिर ऊपर एक और जिगजैग फॉर्मेट कर लीजिए और फिर यहाँ से इस तरीके से जो हमारे जो पेड़ की ब्रांचेस होती है उस तरीके से बना दीजिए और बन चुका है हमारा नेफ्रॉन का डायग्राम। नेफ्रॉन के आसपास कुछ ब्लड वेसल्स भी होते हैं, जैसे कि यहाँ से ब्लड वेसल्स कुछ निकले, यहाँ से बाहर आए और यहाँ से उन्होंने कैपिलरीज फॉर्म की और ये ऐसे ऐसे फॉर्म करके यहाँ से आगे बाहर। वैसे देखने में कॉम्प्लेक्स लगेगा, बिल्कुल आसान है ये देखने में, सॉरी बनाने में बिल्कुल आसान है, देखने में कॉम्प्लेक्स लगेगा ये। फिर हम देखेंगे जो हमारा जो नेफ्रॉन्स है उसके एक एक पार्ट को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस उसके फंक्शन याद कर लीजिए। यहाँ पे आप पहले देखेंगे जो हमारा यहाँ पे हमारा जो ग्लोमेरुलस होता है, सबसे पहले होता है ग्लोमेरुलस की फिल्ट्रेशन। यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे एक कैपिलरी प्रेजेंट होते हैं, कैपिलरीज में से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो इस तरफ आ जाता है और जो हमारा जो यूज़फुल प्रोडक्ट है वो रह जाता है ब्लड कैपिलरीज में। इसलिए जो इसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में बोलते हैं। ये एक फिल्ट्रेशन होता है, यानी कि फिल्टर करता है ये हमारे ब्लड को। ये फिल्टर करते वक्त क्या होता है, ये बेसिकली जो हमारा जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है ये परफेक्ट फिल्ट्रेशन नहीं होता है,
ये क्या करता है, ये काफ़ी सारे हार्मफुल वेस्ट मटेरियल छोड़ देता है हमारे ब्लड के अंदर, और उसका उल्टा करके काफ़ी सारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स को भी ले जाता है। यानी कि ये बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है ये, इसलिए यानी कि ये ज़िम्मेदार नहीं हम बिल्कुल इस पे। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, हमारे 2 स्टेप और फॉलो करते हैं, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये क्या करता है, जो नेफ्रॉन है उसके अंदर काफ़ी सारे हार्मफुल सब्सटेंस होता है, लेकिन कई बार ये यूज़फुल सब्सटेंस भी ले जाता है जिसकी ब्लड को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो क्या करता है, ब्लड रीअब्जॉर्प्शन करता है, कैपिलरीज में से रीअब्जॉर्ब हो जाता है वो हमारे जो यूज़फुल प्रोडक्ट्स है वो कैपिलरीज में रीअब्जॉर्ब हो जाता है। और है ना, जो ब्लड है, ब्लड में अगर कोई हार्मफुल वेस्ट मटेरियल रह गया हो, क्योंकि हमने देखा कि जो हमारा ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेशन होता है वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं होता, तो इसलिए इसके अंदर काफ़ी सारे जो वेस्ट है वो प्रोडक्ट्स रहेंगे ही, तो यहाँ से ट्यूबुलर सिक्रीशन हो जाता है। और जो ट्यूबुलर सिक्रीशन से यहाँ से जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो कैपिलरीज के थ्रू बाहर भेज दिए जाते हैं। ये था हमारा नेफ्रॉन का डायग्राम, ये बिल्कुल इजी है। यहाँ पे जो हमारे क्या होगा, यूरिन जो होता है वो यूं का यूं नेफ्रॉन से होके कलेक्टिंग डक्ट में चला जाएगा, और कलेक्टिंग डक्ट पास होगी सीधा किडनी में। यानी कि जो किडनी का पेल्विस होती है, किडनी इस तरह की होती है। यहाँ पे आप देखिए, इसको हम बोलते हैं एक पेल्विस, और एक पेल्विस से अटैच होती है हमारी नेफ्रॉन। तो यहाँ से आप देख लीजिए, जो हमारी जो किडनी है वो उसके अंदर हमारा यूरिन का फिल्ट्रेट यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है, और वो जाके यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है, और फिर वो बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। यहाँ पे हमारा जो अगला जो है, बिल्कुल आखिरी टॉपिक बच चुका है हमारा। आखिरी टॉपिक ये है हमारा एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कैसे एक्सक्रीशन होता है, ये हमारे काफ़ी बार 3 मार्क्स से 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो इसके आप सभी याद कर लीजिए सभी पॉइंट्स। पहला, इसमें ऑक्सीजन इज एक्सक्रीटेड आउट एज फ्रॉम स्टोमेटा एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस में वेस्ट प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन, जो हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं है, तो वो एक्सक्रीट हो जाता है थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन बाहर फेंक दी जाती है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। इसमें दूसरा है वो है ट्रांसपिरेशन। एक्सेसिव वाटर जो है तो होता है वो भी प्लांट के लिए हार्मफुल होता है, इसलिए वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू वो वाटर को बाहर फेंक देता है। ट्रांसपिरेशन हमने काफ़ी छोटी क्लास में पढ़ा है, एक्सेसिव वाटर का जब इवेपोरेट आउट हो जाता है स्टोमेटा से, तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। फिर हमारा अगला जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है, यानी कि प्लांट्स अपना जो एक्सक्रीट कैसे करते हैं हार्मफुल सब्सटेंस, वो है कि प्लांट में काफ़ी सारे डेड सेल्स होते हैं, क्योंकि डेड सेल्स होने की वजह से उनकी, जैसे कि आपको पता होगा, पतझड़ में पत्तियां भी गिर जाती है कभी कभार, सॉरी हर बार गिरती तो हैं, बिल्कुल पेड़ एकदम खाली हो जाते हैं। तो उनके पत्तियों के गिरने से क्या होता है, उससे ये संकेत मिलता है कि उनके काफ़ी सारे डेड सेल्स होते हैं। हमारी बॉडी में सारे अलाइव सेल्स होते हैं। क्या आपने अभी देखा कि किसी आदमी का हाथ गिर गया या फिर पैर गिर गया डेड सेल्स होने से? क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे सारे अलाइव सेल्स होते हैं, लेकिन जो प्लांट होते हैं उसके अंदर होते हैं डेड सेल्स, इसलिए उनके जो कई सारे जो पार्ट्स है वो गिर भी जाते हैं, जैसे लीव्स हो गया, स्टेम वगैरह, ये सब गिर जाते हैं। तो क्या करते हैं, जो प्लांट को पहले पता लग जाता है कि ये मरने वाला है, अब ये डेड हो जाने वाला है, ये पार्ट ऑफ प्लांट है, तो वो पहले पता लग जाता है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, जो पार्ट है उसके सेल्स के वैक्यूल के अंदर हमारा जो हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो उसके अंदर स्टोर कर देते हैं, और कुछ दिनों के बाद वो गिर जाता है। और इसी तरीके से जो डेड सेल्स है उसके अंदर से उसके अंदर फिर वो हमारा एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो जाता है। फिर हमारा होता है वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एट रेजिन एंड गम्स। आपने देखा होगा कभी कभार कि कई पेड़ जो होते हैं उसके अंदर से ग्लू जैसा कुछ चिपचिपा सा निकलता होता है। वो जो चिपचिपा सा होता है वो होता है बेसिकली प्लांट का एक्सक्रीशन। वो जो गम होती है वो एक्सक्रीट आउट कर देता है प्लांट अपने जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है। और कभी कभार जो फ्रूट्स है उसमें भी कभी कभार स्टोर कर देता है रेजिन्स व गम्स। और ये जो प्लांट है वो अपनी सॉइल में भी सॉइल के आसपास भी काफ़ी ज़्यादा सिक्रेट करता है हार्मफुल वेस्ट मटेरियल। तो हमने यहाँ पे पूरा चैप्टर निपटा लिया। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे चैनल को, और हमें कमेंट्स में लिख के बताते रहिए कि हम अगले टॉपिक के कौन सी वीडियो बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। That's alright.